देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, बाइक चलाने का शौक जवानी में किसको नहीं होता है। कुछ ऐसा ही शौक मैंने अपनी ज़िंदगी में पाल रखा था। अक्सर मैं अपनी बाइक राइडिंग के लिए कहीं पर भी सफ़र तय किया करता था। मैं अपने एक दोस्त के साथ अक्सर राइडिंग करने के लिए दूर दूर के इलाके में जाता। मेरा एक छोटा भाई भी था और उसका नाम अभिजीत था। वो अक्सर मुझे लंबी लंबी ड्राइविंग पर जाने के लिए मना किया करता था, लेकिन मैं कहाँ किसी की सुनता। परिवार के लोग भी मेरे ऊपर बहुत तर्क मारा करते थे। उनका कहना था कि ये लड़का एक ना एक दिन अपना नाम खराब कर देगा। जिस तरह से मैं अपनी बाइक राइडिंग किया करता था, सभी लोग मुझे सुझाव देने की कोशिश करते, लेकिन मैं अपनी राइडिंग स्किल से सोशल मीडिया पर अपने आप को वायरल करना चाहता था। तो आइए जानते मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे कौन से हादसे से सामना किया था जिसके बाद मेरी बाइक राइडिंग का शौक एकदम कम हो गया और मुझे यकीन हो गया कि दुनिया में सफ़र करना इतना भी आसान नहीं होता। दोस्तों, ये बात है साल 2017 की। लगभग 7 से 8 साल पहले ही मैंने एक बाइक खरीदी थी। जब सभी लोग सोशल मीडिया के माध्यम से ये बताया करते थे कि फेमस होने के लिए हमें राइडिंग की ज़रूरत होती है, और उस वक्त मेरे पापा सरकारी जॉब भी करते थे। ऐसे में मैंने बहुत ही जिद्दी करके पापा से एक बाइक ले ली। इधर मेरा दोस्त निखिल भी बाइक राइडिंग पर जाया करता था। वो इतनी अच्छी बाइक राइडिंग जानता था कि आसपास के लोग भी उसकी तारीफ़ किया करते थे। बाइक लेकर आने के बाद मेरी उससे काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई, इसलिए उसने मुझे काफ़ी बार बाइक चलाना सिखाया और स्टंट करना भी बताया। हम दोनों लगभग साथ ही सफ़र तय किया करते थे। लेकिन वो कहते हैं ना, जब आपकी ज़िंदगी अच्छी तरह से कट रही होती है तो अचानक ही एक तूफ़ान आता है जो आपकी ज़िंदगी में तबाही मचा देता है। दोस्तों, मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। मैं और मेरे दोस्त निखिल ने रात को बाइक राइडिंग का प्लान बनाया था। हमने ये बात ठान ली थी कि हम दोनों राइडिंग के लिए एक ऐसे इलाके में चलेंगे जहाँ दूर दूर तक कोई मौजूद ही नहीं होता हो, और वहाँ हम आराम से अपनी बाइक राइडिंग की स्किल को आजमाएंगे और देखेंगे कि क्या सच में मैंने काफ़ी हद तक बाइक स्टंट सीख लिया है क्या। उधर मेरे दोस्त ने भी इस बात के लिए हामी भर दी और हमने किसी ऐसे एरिया को चुना जहाँ पर लोगों की तादाद बहुत कम होती थी। हम दोनों एक ऐसी जगह पर पहुँच गए जहाँ पर हमें एक छोटा सा पुराना सा गाँव दिखाई दिया। उस गाँव की आबादी बहुत कम थी। वहाँ पर कुछ गिने चुने मकान ही नज़र आते थे और जो भी गांव सटे हुए थे। ऐसे में काम हमारे लिए बहुत आसान हो गया। मैं और मेरा दोस्त, हम दोनों उस गांव में जो चाहे वो कर सकते थे, लेकिन हमें एक बात का डर था कि कहीं कोई गांव वाला रात में आकर हमें फटकार ना लगा दे। हम दोनों इस चीज़ से डर रहे थे, लेकिन हमें इस बात का एहसास भी था कि यहाँ से गाँव के मकान की दूरी बहुत ज़्यादा है। ऐसे में उन तक आवाज़ पहुँच पाना भी बहुत ही मुश्किल था। वैसे भी रात को सभी लोग अपने अपने घर में पंखा कूलर चलाकर सोते थे। ऐसे में किसी को इस तरह की आवाज़ सुनाई नहीं देती है। हम दोनों एक स्ट्रीट लाइट के नीचे पहुंच गए तो हमने देखा कि गांव के अंदर वो एकमात्र स्ट्रीट लाइट लगी हुई थी, और उस गांव में स्ट्रीट लाइट का होना भी एक बड़ी बात थी, क्योंकि अक्सर इस तरह के छोटे गाँव में हल्की हल्की रोशनी के बल्ब होते हैं, और इस छोटे से गाँव में ही इतनी बड़ी स्ट्रीट लाइट का लगा देना हमारे लिए बड़ी अच्छी बात थी। ऊपर से वहाँ की सड़क भी काफ़ी तगड़ी थी, तो ऐसे में हम दोनों बड़े आराम के साथ स्टंट कर सकते थे। बाद में हमने अपना काम शुरू किया और यूं ही सीखते सीखते अचानक ही भूख लग गई। आते वक्त मेरे दोस्त ने एक कोल्ड ड्रिंक और कुछ चिप्स के पैकेट रखे हुए थे, इसलिए हम दोनों चिप्स और उस कोल्ड ड्रिंक को लेकर वहीं पर पड़े एक ताबूत पर जाकर बैठ गए और कोल्ड ड्रिंक के साथ साथ चिप्स खाने लगे। तभी हम दोनों को ऐसा लगा कि कोई अचानक से वहाँ खांसी ले रहा है। वो आवाज़ इतनी तेज आई थी जैसे कि कोई हमारे बगल से ही खांसी ले रहा हो। हमने इधर उधर देखने की कोशिश तो की, लेकिन हमें वहाँ पर कोई भी नज़र ही नहीं आया। तभी मेरे दोस्त ने कहा, भाई चिंता मत कर, अक्सर ऐसा होता है कि गांव में कई लावारिस पशु होते हैं जिनका कोई मालिक नहीं होता, इसलिए वो इधर उधर घूमते रहते हैं। अपने दोस्त की बात मुझे काफ़ी हद तक ठीक लगी, क्योंकि ऐसा हमारे गांव में भी अक्सर हुआ करता था कि कोई लावारिस जानवर गांव में घूमता रहता था। तो ऐसे में हम दोनों दोस्तों ने इस हरकत के ऊपर कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और वहीं पर बैठकर आराम से कोल्ड ड्रिंक पीने लगे। अभी हम दोनों अपने इधर उधर की बातों में ही व्यस्त थे
कि तभी एक बार फिर से हमें ऐसा लगा कि कोई बूढ़ा आदमी जोर से खांसा हो। इस बार ये खांसी की आवाज़ हमें 3 से 4 बार सुनाई दी थी और इस बार इस आवाज़ को सुनकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि ये जानवर की आवाज़ हो सकती है। इसलिए मैंने अपने दोस्त से फिर बोला, लगता नहीं है कि ये किसी जानवर की आवाज़ है, मुझे लगता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है भाई। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई बूढ़ा आदमी यहाँ पर शराब पीकर गिरा हुआ हो और नशे की वजह से गर्मी में तड़प रहा हो। मेरी बात सुनकर उसने भी अपनी गर्दन हिलाई और उसके बाद हम दोनों अपनी अपनी जगह से खड़े होकर इधर उधर देखने लगे। तभी हमने देखा कि वहाँ आसपास तो हमें कोई दिखाई भी नहीं दे रहा था। फिर यह आवाज़ कहाँ से आ रही थी। इसी बीच हमारी नज़र पीछे की तरफ एक झाड़ी पर पड़ी तो मैंने देखा कि यह आवाज़ इस झाड़ी के बगल से आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि उस झाड़ी में खटाखट की आवाज़ आ रही है। मैंने अपने दोस्त को भी उस बारे में बताया, लेकिन उसने बोला कि शायद रात को पेड़ों के अंदर से इस तरह की आवाज़ आना नॉर्मल होता है। लेकिन हमें इतना भी अच्छी तरह से मालूम था कि थोड़ी देर पहले इसी तरह से उन आवाज़ों को सुना था। वो आवाज़ बिल्कुल इसी तरह से सुनाई दे रही थी। इसलिए हम दोनों ही ये देखने के लिए तड़प रहे थे कि आखिर ये आवाज़ कहाँ से आ रही होगी। फिर उसके बाद मैंने अपने दोस्त से कहा, भाई चल हम एक बार चलकर देखते हैं कि आखिर मामला क्या है। मेरी बात सुनकर उसने भी हामी भरी और उसके बाद हम दोनों ठीक उस झाड़ के पीछे की तरफ पहुंच गए जहां से हमें यह आवाज़ सुनाई दे रही थी। इस बार हम जैसे ही उस झाड़ के बगल में गए तो हमारी आंखें खुली की खुली रह गई। दरअसल हमने देखा कि वहाँ पर एक बुढ़िया बैठी हुई थी और उसके हाथ में एक बड़ा सा लकड़ी का कुछ था जिससे शायद पुराने ज़माने में चुरमू बनाया करते थे। उसको देखते मैंने अपने दोस्त को बोला, भाई ये औरत है इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही है। इस पर वो भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया और उसके बाद मैंने उस बूढ़ी दादी से बोला, अरे दादी जी रात को इस भयानक झाड़ी में आप क्या कर रही हैं। एक बार बहुत तेज आवाज़ देने के बावजूद भी उस बूढ़ी अम्मा ने हमारी तरफ बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं दिया। मैंने फिर से अपनी इसी बात को दोहराते हुए उस महिला को आवाज़ लगाई, लेकिन फिर से उसकी तरफ से कोई जवाब ही नहीं मिला। मुझे लगा कि शायद इस बूढ़ी दादी को सुनने में थोड़ी तकलीफ होती है। वो हमारे सामने तो बैठी हुई थी, लेकिन उसने एक भी बार हमारी तरफ नहीं देखा था। इससे पहले कि हम उस बूढ़ी दादी का मैटर सॉल्व कर पाते कि अचानक ही हमें ऐसा लगा जैसे कि सड़क के ऊपर कोई बाइक गुजर गई हो। हमें डर था कि कहीं कोई हमारी बाइक को लेकर ना चला गया हो, क्योंकि अब तक घनी रात हो चुकी थी और हमारी बाइक की चाबी भी बाइक के अंदर ही थी। इसलिए हम दोनों ने उस बूढ़ी दादी को इग्नोर किया और भागते हुए जल्दी से वापस सड़क पर पहुंचे। हम जैसे ही सड़क पर पहुंचे तो हमने देखा कि हमारी बाइक तो वहीं पर खड़ी हुई थी, लेकिन एक आदमी अपनी बाइक को रोककर इधर उधर घूम रहा था। फिर हमने जैसे उस आदमी को देखा तो उसको आवाज़ लगाते बोला, अरे ओ भाई साहब क्या करने का इरादा है आपका। जैसे उस आदमी ने हमें देखा तो वो हमारी तरफ भागते आया और बोला, तुम दोनों के यहाँ रुकना बिल्कुल भी सही नहीं है, लगता है तुम दोनों दूसरे गाँव से हो। मैं तुम्हारी भलाई के लिए बता दूँ कि तुम जिस जगह पर रुके हो ये खतरों का सबसे भयानक इलाका है। अगर अपनी जान की सलामती चाहते हैं तो यहाँ से चले जाओ। लेकिन हमने उस आदमी की बात नहीं मानी और उससे बोला, लेकिन भाई यहाँ पर ऐसा कौन सा खतरा है जो तुम लोग उस खतरे से इतना डर रहे हो। उस आदमी ने फिर अपनी दबी हुई आवाज़ में बताया कि जिस गांव में तुम रात को मज़े लेने की कोशिश कर रहे हो वो गांव भूत और श्रापित गांव है और ये गांव तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं इस गांव का मेंबर हूँ इसलिए तुम्हें इस बारे में बता रहा हूँ। पर दोस्तों हमें अभी भी उस आदमी की बातों पर विश्वास ही नहीं था, इसलिए मैंने उस आदमी से बोला, भाई साहब हम अपना देख लेंगे, आप जाइए। हमारी बात सुनने के बाद उस आदमी ने भी एक बार भी पलट कर हमारी तरफ नहीं देखा और फिर वो अपनी बाइक को वहीं पर खड़ा करके ना जाने कहाँ चला गया। हमें भी उसकी हरकतों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना था और उसके बाद मैंने अपने दोस्त से बोला, अरे भाई चल उस औरत को देखते हैं कि वो वहाँ पर क्या कर रही थी। उसकी बात सुनकर मुझे याद आया कि हमने अभी अभी किसी औरत को देखा था और वो औरत झाड़ी के साइड में लकड़ी से कुछ कर रही थी। फिर उसके बाद मैं और मेरा दोस्त हम दोनों ही जल्दी से फिर से ठीक उसी जगह पर पहुंचे। तो इस बार वहां पर पहुंचने के बाद हम दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि अब की बार हमने देखा कि वहाँ पर हमें कोई भी नजर ही नहीं आ रहा था। एक बूढ़ी औरत का अचानक से वहाँ से गायब हो जाना एक अजीब सी दास्तां बयां कर रहा था। मन ही मन हम दोनों के अंदर अब डर बैठने लगा था। फिर किसी तरह से हमने एक दूसरे को समझाया और फिर वापस से सड़क पर लौट आए। हमें लगा कि इस गांव में रुकना हमारे लिए सही नहीं है, इसलिए हमें समय रहते यहाँ से निकल जाना चाहिए। अब तक रात के 12 बज चुके थे। हमने पूरी तरह से स्टंट वगैरह कर लिए थे, लेकिन हमारी भूख जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऊपर से यहाँ आसपास कोई दुकान भी नहीं थी
और अगर गांव में दुकान होती तो शायद इतनी रात को तो बंद हो चुकी होती। ऐसे में हमने सोचा कि यहाँ से ठीक आगे एक होटल पर जाएंगे और वहाँ से कुछ खाना पीना करके घर लौट आएंगे। वैसे भी आज घर वालों से मैंने परमिशन ली हुई थी कि मुझे किसी पार्टी में जाना है। फिर उसके बाद हम दोनों दोस्त अपनी अपनी बाइक पर बैठ गए, लेकिन जैसे हमने बाइक को वहाँ से चलाने की कोशिश की तो फिर एक बार एक आवाज़ ने हम दोनों को फिर से रोक दिया। इस बार हमें ऐसा लग रहा था कि कोई बच्चा बहुत ही ज़ोर से रो रहा है। उसके रोने की आवाज़ में एक अजीब सा दर्द छुपा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि कोई आदमी किसी बच्चे को परेशान कर रहा है या फिर उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश में है। अब की बार मुझसे और मेरे दोस्त से रहा नहीं गया और हम दोनों ने वापस से बाइक को थाम दिया। अब की बार हम जल्दी से भागते हुए वापस से उस झाड़ी के पास पहुंच गए और जैसे उस झाड़ी के पास पहुंचे तो हमने देखा कि हमें वहां पर कोई भी नजर ही नहीं आ रहा था। वहां केवल और केवल सन्नाटा पसरा हुआ था और फिर हमने जो देखा शायद वो हमारी जिंदगी का सबसे भयानक दृश्य था। दोस्तों, अचानक मेरे दोस्त के हाथों के ऊपर खून की कुछ बूंदें गिरने लगी और वो उन खून की बूंदों को देखकर थोड़ा सिंहर उठा। फिर उसके बाद जैसे हम दोनों ने धीरे धीरे ऊपर की तरफ देखा तो उसके बाद तो हमारा दिमाग ही सनक गया। दरअसल हमने देखा कि ऊपर की तरफ हमें वही बुढ़िया नजर आ रही थी और इस बार उसके हाथों में किसी बच्चे का कटा हुआ सर था। अब ये देखकर ही हम दोनों वहां से पीछे हटने लगे, लेकिन दूसरे पल वो बूढ़ी औरत एक डाली से लटककर दूसरी डाली पर पहुंच गई। उसकी ये डरावनी हरकतें हम दोनों का खून सुखा रही थी। तभी मेरे दोस्त ने बोला, भाई यहाँ से जल्दी से भाग, ये खुखार डायन है। ये सुनते मैंने भी तुरंत ही वहाँ से सरपट भागना शुरू कर दिया। हम दोनों दोस्त किसी तरह से अपनी अपनी बाइक के पास पहुँचे और बाइक को स्टार्ट करके सीधा होटल की तरफ मोड़ दिया। फिर हमें लगा कि बाइक की वजह से हम दोनों की जान सेफ है और हम आसानी से इस गांव की दहशत से बचकर निकल जाएंगे। लेकिन अभी तो पिक्चर शुरू हुई थी, पूरी मौत का खेल तो बाकी था। हम दोनों ने अपनी बाइक के एक्सीलेटर को दबाया हुआ था और हम किसी भी तरह से उस भयानक रास्ते को काटकर वहां से निकलने की फिराक में थे। इधर मेरे दोस्त ने भी बाइक को काफ़ी रफ्तार से भगाया हुआ था और मेरी बाइक उसके बिल्कुल पीछे पीछे चल रही थी। तभी मैंने उसके बाइक के पीछे देखा कि वो भयानक बुढ़िया उसके बाइक के पीछे बैठी हुई थी। इसलिए मैंने उसे हॉर्न देकर सचेत करने की कोशिश की, लेकिन मेरे हॉर्न बजाने के बावजूद भी ऐसा लग रहा था कि शायद उसे पता ही नहीं चला कि मैं पीछे से हॉर्न भी बजा रहा हूँ। किसी तरह से मैंने उसके बगल में से अपनी बाइक को आगे निकाल दिया और फिर उसे पीछे मोड़ते हुए बोला, अरे भाई, तेरे पीछे वही बुढ़िया बैठी है जिसके दांत भयानक है और वो हम दोनों पर हमला कर सकती है। मेरी बात सुनते उसने तुरंत ही अपनी साइड मिरर में देखना शुरू कर दिया और उसने जैसे ही साइड मिरर में देखा तो उसकी बाइक का कंट्रोल खो गया। उसकी बाइक का कंट्रोल इस कदर खोया कि एक्सीलेटर दबाने की वजह से उसने मेरी बाइक को भी टक्कर मार दी और हम दोनों सड़क पर अपना संतुलन बिगाड़ बैठे। दोनों की ही बाइक अब डगमगा रही थी और उसके बाद हम दोनों सड़क से नीचे गिर पड़े। हालांकि तब तक बाइक की स्पीड काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी थी और ऊपर से हमने स्टंट करने वाली सेफ्टी भी पहन रखी हुई थी। ऐसे में हमारा काफ़ी बचाव हो गया, लेकिन फिर भी मेरे सर में काफ़ी चोट आ गई थी और थोड़े हाथ पैर में भी दर्द होने लगा था। ऐसे में मैं तुरंत ही खड़ा हुआ और अपने आप को संभालने लगा। उधर मेरे दोस्त का भी यही हाल था। हम दोनों अभी भी होश में थे और चोट लगने के बावजूद भी हम दोनों ने अपनी बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन अब हम दोनों की बाइक जवाब दे चुकी थी। दोनों का स्टार्ट हो पाना नामुमकिन सा लग रहा था। जब हम दोनों को लगा कि अब हम दोनों अपनी अपनी बाइक को स्टार्ट करने में नाकाम रहेंगे तो हमने उन्हें वहीं बगल में खड़ा कर दिया और किसी आती जाती गाड़ी से लिफ्ट मांगने की कोशिश करने लगे। लेकिन अभी भी इसी बात की हैरानी थी कि कोई भी गाड़ी वाला हमारी तरफ ध्यान भी नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे हम यहाँ पर कोई आतंकवादी बनकर खड़े हों और गाड़ी वालों का इतनी रात को लिफ्ट ना देना भी लाजमी था, क्योंकि अक्सर रोड के किनारे रात में चोर डाकू मिल जाते हैं जो लोगों का कत्ल करते रहते हैं। ऐसे में कोई भी गाड़ी वाला इतनी आसानी से लिफ्ट नहीं देता और अगर कोई लिफ्ट दे सकता था तो वो एक ट्रक ड्राइवर ही था। लेकिन आज हमारी किस्मत हमसे काफ़ी नाराज़ थी, क्योंकि उस हाईवे के ऊपर से हमें कोई भी ट्रक गुजरता हुआ नजर नहीं आ रहा था। ऊपर से हम दोनों को उस बुढ़िया की वो शक्ल भी याद आ रही थी। बार बार उस बुढ़िया की शक्ल से हमें और भी ज़्यादा बेचैनी महसूस होती और हमें ऐसा लगता कि वो हमारे ही आसपास है और शायद इसमें कुछ गलत भी नहीं था।
हो सकता था कि उस बुढ़िया की शैतानी रूह हमारे आसपास भटक रही हो, जिसका हम एहसास तो कर सकते थे लेकिन उसे देख नहीं सकते थे। सब कुछ एकदम सही था। फिलहाल जो बुढ़िया हमें इतनी देर से नजर आ रही थी अब वो कहीं गायब सी हो गई थी। लेकिन वो कहते हैं ना, कोई भी अदृश्य चीज इंसान को तब दिखाई देती है जब इंसान या तो अपनी कठिनाइयों से जूझ रहा हो या फिर वो अपनी जिंदगी को बचाने के लिए नया रास्ता अपना रहा हो। हम भी यही सोच रहे थे कि कोई ना कोई ट्रक वाला हमें नजर आ ही जाएगा। जब हमें लगा कि अब हमें लिफ्ट देने वाला यहाँ पर कोई नहीं है तो मैं और मेरा दोस्त अपने पैरों को घसीटते हुए वहाँ से पैदल ही बढ़ने लगे। हम दोनों के ही पैर थोड़े चोटिल हो गए थे, इसलिए हम दोनों को ही अपने पैर को घसीटना पड़ रहा था। यूं ही हम कठिनाइयों से पेश आते हुए एक पेट्रोल पंप के पास पहुंच गए। लेकिन दोस्तों, हमें क्या मालूम था कि ये पेट्रोल पंप उसी गांव की गिरफ्त में आता है। अभी तक उस गांव का वो पूरा एरिया खत्म ही नहीं हुआ था, लेकिन हमें तो लगा था कि शायद हम उस गांव की गिरफ्त से बाहर निकल चुके हैं। हम जैसे ही पेट्रोल पंप पर पहुंचे तो हमें लगा कि इस पेट्रोल पंप के ऊपर कोई ना कोई तो होगा जो हमारी मदद कर देगा। ऊपर से पेट्रोल पंप की लाइट भी ऑन थी और वहाँ का मीटर भी चालू था। ऐसे में हमें यही विश्वास हो गया था कि हो ना हो इस पेट्रोल पंप पर हमारी जान बचाने वाला कोई ना कोई शख्स तो ज़रूर मिल जाएगा। फिर मैं अपने कदम पटकते हुए जल्दी से उस उम्मीद भरे पेट्रोल पंप पर पहुंच गया। मैंने जैसे ही वहाँ का दृश्य देखा तो मैंने पाया कि मुझे वहाँ आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा था। वहाँ आदमी तो छोड़ो, किसी जानवर का भी नामो निशान नहीं था। ये मुझे थोड़ा अजीब लगा और फिर जब मुझे उस वीरान से पड़े पेट्रोल पंप के ऊपर कोई नज़र ही नहीं आया तो फिर मैंने वहाँ पर आवाज़ लगानी शुरू कर दी। मैं आवाज़ लगाकर किसी को बुलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरी आवाज़ उस पेट्रोल पंप के ऊपर गूंजने के अलावा कोई काम ही नहीं कर पाई। शायद उस पेट्रोल पंप पर काम करने वाला आदमी या तो नशे में धुत था जो आराम से गहरी नींद में सो रहा था, या फिर ये पेट्रोल पंप ही वीरान था। यहाँ पर काम करने वाले आदमी इसे छोड़ चुके थे। मेरे मन में ना जाने कितने सवाल थे। इसी बीच मेरे दोस्त ने बोला, भाई मुझे लगता है कि इस पेट्रोल पंप के ऊपर कोई नहीं रहता है और ये एक सुनसान पेट्रोल पंप है। तभी मैंने उसे बताया कि अगर ये पेट्रोल पंप सुनसान होता तो यहाँ का मीटर चालू कैसे हो सकता था। हम दोनों अभी आपस में ही बात कर रहे थे कि तभी हमें आवाज़ आई, क्या चाहिए तुम दोनों को। ये बात सुनते ही मैं और मेरा दोस्त चौकन्ने होकर इधर उधर देखने लगे। हमें तो लगा कि शायद यहाँ पर कोई आदमी होगा जो हमारी मदद करने के लिए पहुँचेगा, लेकिन हमने वहाँ पर इधर उधर देखने की कोशिश की, लेकिन हमें सिर्फ ये आवाज़ ही सुनाई दे सकती थी। उस आवाज़ का कोई स्रोत ही नज़र नहीं आ रहा था। उसके बाद मैंने उसको जवाब देते बोला, अरे भाई साहब, आप नज़र नहीं आ रहे हैं, किस तरफ से बोल रहे हो आप। फिर से वो आवाज़ आई, तुम लोगों को आवाज़ से क्या मतलब है, तुम ये बताओ कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। बाद में मैंने अपने साथ हुई पूरी घटना के बारे में बताना शुरू कर दिया। अभी मैं उसको ये सब बता ही रहा था कि तभी पीछे से आवाज़ आई, लेकिन तुम दोनों को उस गांव में जाने की क्या ज़रूरत थी। इस बार हम जैसे पीछे की तरफ मुड़े तो वहाँ का नज़ारा देखकर तो हमारे पैरों तले ज़मीन ही सरक गई। हमारे रंगों में दौड़ता हुआ खून एकदम से पानी की तरफ बहने लगा। दरअसल हमने देखा कि पीछे की तरफ वही बुढ़िया खड़ी थी। इस बार उस बुढ़िया को हम रोशनी में देख सकते थे और उसका वो भयानक रूप हमें अंदर से बुरी तरह से डरा रहा था। हमने उस बुढ़िया को जवाब देते बोला, हम उस गांव में केवल स्टंट करने के लिए आए थे, बाकी हमें उस गांव से कोई मतलब नहीं था। हमारी बात सुनने के बाद उस महिला ने बोला, तुम लोगों को उस गांव में दाखिल नहीं होना था, वो गांव मेरी गिरफ्त में आता है और जो कोई भी उस गांव में उल्टी सीधी हरकत करता है मुझे वो शख्स बिल्कुल पसंद नहीं है। और मैं इतने दिनों से किसी इंसान का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी और आखिर में मेरा खाना खुद मेरे पास चल कर आया। इतना कहने के बाद वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। फिर उसने कहा, इस पेट्रोल पंप पर कोई नहीं रहता है क्योंकि ये पेट्रोल पंप सालों पहले खाली हो गया है। यहाँ की जो लाइट ऑन है वो भी मेरी वजह से है, यहाँ पर जो रोशनी फैली हुई है वो भी मेरी वजह से फैली हुई है। इतने में उसने एक बार के लिए ताली बजाई तो उसके बाद वहाँ पर मौजूद सारी लाइटें एकदम से बंद हो गई। वहाँ का नज़ारा एक पल में ही बदल गया था। जो अभी अभी मुझे रोशनी वहाँ पर नज़र आ रही थी वो बिल्कुल ख़त्म सी हो गई थी। चारों तरफ एक भयानक सा सन्नाटा पसर गया था। इतनी देर से जो पेट्रोल पंप मुझे रोशनी में जगमगाता हुआ दिख रहा था, अब वही पेट्रोल पंप किसी खंडर की तरह बन गया। दिखने में वो इतना भयानक लग रहा था कि अब मैं और मेरा दोस्त वहाँ पर एक मिनट भी नहीं रुकना चाहते थे। मैंने अपने दोस्त को फिर से वहाँ से भागने का इशारा किया। अब हम दोनों को उस आदमी की बातें याद आ रही थी जिसने हमें कहा था कि हमें गलती से भी इस गांव में नहीं रुकना चाहिए। उसकी एक एक बात अब हमारे कान में गूंज रही थी।
हमें एहसास हो रहा था कि कभी कभी बड़ों की बात मान लेनी चाहिए, वरना वही चीज़ जब विपरीत होने लगती है तो हमारे लिए काल बन जाती है। बाद में मैं और मेरा दोस्त वहाँ से सरपट भागते हुए वापस से रोड पर पहुँच गए। अभी भी हमें कोई गाड़ी वाला दिखाई नहीं पड़ रहा था जो हमारे इशारे पर अपनी गाड़ी को रोक सके। वो बूढ़ी औरत भी अब कहीं पर फिर से गायब हो गई थी और ऐसा लग रहा था कि शायद वो भयानक सी दिखने वाली औरत हमें सिर्फ अपने आगे आगे भगाना चाहती है और हम उसके आगे आगे भागते जा रहे थे, क्योंकि अभी तक तो उसने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। अब तक मेरी सांसें भी जवाब दे रही थी, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी और रोड के ऊपर इस तरह से भागता रहा जिस तरह से हम दोनों पहले उस औरत से बचते बचाते भाग रहे थे। उसी तरह से मेरे कदमों की रफ्तार जारी रही और हम दोनों सड़क पर अपनी जान की भीख मांगते हुए गाड़ियों से लिफ्ट मांगने की कोशिश कर रहे थे। इतने में ही ना जाने कहां से एक ट्रक वाला नजर आ गया। हमें लगा कि ये भी हमें लिफ्ट नहीं देगा, लेकिन हमने एक बार फिर से उसे हाथ दिखाने की कोशिश की। दोस्तों, इस बार मेरे दोस्त ने हिम्मत जुटाई और वो सड़क के बीच में जाकर खड़ा हो गया और उस ट्रक वाले के सामने अपने दोनों हाथ हिलाने लगा। शायद उस ट्रक वाले ने हम दोनों को इंसान ही समझ लिया था। इस वक्त हमारी किस्मत का दिया इस तरह से जला कि हम दोनों की जान इतनी देर से जो चक्रव्यूह में फंसी हुई थी, उस चक्रव्यूह से बाहर निकलने का रास्ता मिल गया। उस ट्रक वाले ने तुरंत ही ट्रक रोक लिया और उसके ट्रक के रोकते ही हम दोनों जल्दी से ड्राइविंग साइड की तरफ पहुंचे और उस आदमी से बोला, भाई साहब, हम दोनों बहुत ही बड़ी मुसीबत में हैं। अगर आपने हमें यहाँ पर अकेला छोड़ दिया तो हम अपनी जान गंवा देंगे। हमारी बात सुनकर उसने कहा, भाई तुम लोग चिंता मत करो, तुम लोग मेरे ट्रक में पीछे की साइड में बैठ जाओ और याद रखना, पीछे की साइड में लोहे की बड़ी बड़ी रॉड पड़ी है तो तुम उनसे भी अपनी मदद ले सकते हो। साथ ही उस आदमी ने अपने पीछे की तरफ का कांच खोल दिया था, ऐसे में हम उससे बात कर सकते थे। ऊपर से उस ट्रक के अंदर कोई सामान भी नहीं था और हम दोनों की अब सांस में सांस आ गई थी। बाद में हम दोनों इस ट्रक में सफ़र करते हुए अपने इलाके तक पहुंच गए, लेकिन हमारी बाइक वहीं पर पड़ी रह गई जहां हम बीच रास्ते में उन्हें खड़ा करके आए थे। फिर जब सुबह हम दोनों अपनी बाइक लेने के लिए पहुंचे तब तक हमारी बाइक चोरी हो चुकी थी। हमने उनकी पुलिस कंप्लेंट भी की, लेकिन इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उल्टा हमें 3-4 लाख रुपए का नुकसान हो गया। पर दोस्तों, अच्छी बात तो ये थी कि 3-4 लाख रुपए लगाकर हमारी जान बच गई। बाद में तो हम कभी भी उस भयानक गांव की तरफ नहीं जाते। फिर कुछ लोगों से जब हमने उस बारे में पूछताछ की तो उन लोगों ने बताया कि सालों पहले वो बुढ़िया वहाँ छोटे बच्चों को मार कर खाती थी। लोगों का कहना होता था कि शायद गांव में ऐसा कोई जानवर आता है जो छोटे बच्चों को पकड़ कर ले जाता है, लेकिन बाद में जब लोगों ने उस बुढ़िया को ये सब करते देखा तो उसे जिंदा ही जला दिया। और फिर उसके बाद कहते हैं कि उसकी आत्मा इस झाड़ी के नीचे रहती है और वो अब जवान हो या वृद्ध, वो किसी को भी मौत के घाट उतारने में समय नहीं लगाती। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसी एक और भूतिया घटना के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।